नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए तो हम कई तरह के काम करते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर हम कहीं ना कहीं मानसिक मजबूती को भूलते चले जाते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहा जाए इसको नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी के कारण होते हैं कि कई बार हमें स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, अवसाद यानी डिप्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना कितना जरूरी है और क्या हमें करना चाहिए कि मानसिक रूप से हम या फिर कहें मेंटली हम फिट रह सके। इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक बेहद महत्वपूर्ण इंसान इस वक्त कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन शर्मा जी कार्यक्रम में उपस्थित है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और जानकारी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तो सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर जिस तरह से हम देखते हैं कि हम शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना कितना जरूरी है और किस तरह से आप मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करेंगे? जी, मैं आपको सबसे पहले बताना यही चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य शब्द है, उस स्वास्थ्य को एक ही चीज कहता है कि ये हमारी मानसिक दशा है। एक बीमारी भी हमारी मानसिक दशा है, यानी स्वास्थ्य आता भी हमारे मानसिक से है और बीमारी आती भी है हमारी मानसिक से ही। यानी स्वस्थ आपका स्वस्थ होना या अस्वस्थ होना यह आपकी मानसिक दशा पे है, और मानसिक दशा शुरुआत होती है आपकी सोच से। तो जैसे ही आपने अपनी सोच को अपना सकारात्मक रखा या सेहतमंद बनाया या खुश बनाया, माहौल अच्छा रखा, तो आप स्वस्थ होने लगेंगे। और जहां आपने उस सोच को नकारात्मक रखा है, थोड़ा सा परेशान रखा, या आपने अनरिसोर्सफुल स्टेट हम कहते हैं उसे, आपने उस स्टेट में गए, आपने जैसे ही कुछ बुरे विचार रखे और आपके इमोशन बदले और आपकी सेहत और आपका स्वास्थ्य खराब होने लगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी जाहिर सी बात है हम स्वस्थ रहने की ओर कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि मानसिक रूप से जब हम अस्वस्थ होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें आसानी से अपनी पकड़ लेती हैं या अपनी जकड़ में रख लेती हैं? तो क्या वो बीमारियां हैं जो मानसिक रूप में बीमार होने पर बहुत कॉमन हो जाती हैं? यकीन आप ये जान सकते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं, ऑलमोस्ट हमारी सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि साइको यानी हमारे दिमाग से चालू होती हैं वो, और सोमा यानी हमारे पूरे बॉडी में वो दिखती हैं। ये मेडिकल साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो हमारी जितनी भी बीमारियां आप किसी को कहें तो शरीर में आना उनका सिर्फ एक प्रदर्शन होता है, दिखना है, लक्षण वो सब आपको शरीर में दिखते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल है यानी उनकी उत्पत्ति है वो हमारे दिमाग से ही होती है, सोच से ही होती है। उसी की वजह से हमारी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, कुछ सेल्स अलग ऊट-पटांग काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बीमारी के रूप में बाहर दिखते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो ये तमाम बीमारियां होती हैं, ये एक मरीज के लिए कितनी गंभीर हो सकती हैं आगे चलकर अगर सही समय पर इनके बारे में जानकारी नहीं मिली या वो नहीं समझ पाए कि हम इस बीमारी से ग्रसित है, तो मानसिक जो बीमारियां होती हैं वो कितनी गंभीर होती हैं? हाँ, मानसिक बीमारियां तो वैसे ही सारी खतरनाक हैं, और अगर शारीरिक बीमारियों की बात करें तो भी आपको कहूं कि एक नॉर्मल सा आने वाला बुखार भी जानलेवा हो सकता है। सिर्फ ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से लेबलिंग करते हैं। हमारे समाज में बोला जाता है कैंसर जानलेवा है, तो कैंसर सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है जानलेवा। यानी अगर कोई पेशेंट डायग्नोज हुआ है एज अ कैंसर पेशेंट, तो सबसे पहले जिंदगी से उसका रुझान उठ जाता है और वो कैंसर की बीमारी उसके ऊपर और हावी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम डायग्नोज होते हैं कि हमें बुखार है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है, हम कहते हैं अभी 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। यानी हमने अपनी दशा को ये रखा हुआ है कि मैं ठीक हो रहा हूं, और आप 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। आपकी दवाई भी असर करती है, आपका रहन सहन, खान पान सब उस पर सकारात्मक असर करता है और आप ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। यानी बीमारियां तो हर एक ही जानलेवा होती हैं। कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर में आ रही है, वो अगर समय रहते हमने उसको पहले ना रोका ना संभाला तो वो जानलेवा ही साबित होगी। तो बेहतर यह है कि हम मानसिक तौर पर सोच के हिसाब से अपने आप को इतना तैयार कर लें कि हमारे पास कोई भी बीमारी आने वाली हो तो हम पहले अपनी सोच को ठीक करें। हम बीमारी से ज़्यादा हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, अपने स्वस्थ होने की तरफ। यकीनन दवाइयाँ भी इलाज करती हैं, मेडिटेशन भी काम करता है, और आपकी जो हीलिंग है वो आपकी बॉडी ही करती है। आपकी दवाइयाँ सिर्फ आपके बाहर के जो संक्रमण होते हैं
इन्फेक्शंस होते हैं, इनको आपकी बॉडी में आने से रोक सकती है, लेकिन ठीक आपकी बॉडी ही करती है। जब आपके में छोटा सा कट लग जाता है शरीर में, हम उस पर बैंडेड लगाते हैं, तो वो बैंडेड हमारे उस चोट को ठीक नहीं करती है, चोट हमारे शरीर ही ठीक करता है। सिर्फ वो बैंडेड हमारे बाहर के संक्रमण आने वाले, इन्फेक्शन वाले बैक्टीरियाज, इनको रोकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे शारीरिक जब बीमारियां हमें होती हैं तो उसके कहीं ना कहीं ऐसे हमें पता चल जाता है, जैसे बुखार आना या खांसी के हम अस्वस्थ हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम मेंटली अनफिट होते हैं तो वो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें ये पता लग सकता है कि हाँ, हमारे मस्तिष्क में कुछ कुछ सही नहीं चल रहा है? तो लक्षण क्या होते हैं, कब हमें ऐसा मालूम हो जाए कि हम ठीक नहीं है और अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? जी देखिए, हम जो मानव हैं, हम पैदा होते हैं तो मुस्कान लेकर ही पैदा होते हैं, ये जेनेटिक है हमारे साथ। और जब भी कभी आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आए और आपके चेहरे से मुस्कान जाने लगे और थोड़ी सी तनाव आने लगे, समझ जाना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर मानसिक चुनौती आ गई है। और वो चुनौती नो डाउट आपके कुछ काम करते करते तुरंत हल हो सकती है, वो क्षणिक हो सकती है, वो एक दिन की बात हो सकती है, टेंशन जो आपने ली हो, कोई चिंता करी हो। लेकिन अगर ये स्तर आपका लगभग 2 हफ्ते तक चल रहा है और 2 हफ्ते तक आप रोजाना उसी चुनौती से जूझ रहे हैं, उसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपका भारीपन हो रहा है, आपको चिंता ज़्यादा हो रही है, भूख नहीं लग रही है, आपका टेम्परेचर खराब हो रहा है, लोगों से मिलने का मन नहीं हो रहा है, अकेलापन आपको अच्छा लग रहा है, तो यकीन वहाँ पर एक प्रोफेशनल की हेल्प आपको लेनी तुरंत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज के समय में स्ट्रेस एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है, डिप्रेशन बहुत कॉमन शब्द है, एंजाइटी होना बहुत आम हो चुका है। तो क्या है ये बीमारियां, क्यों होती हैं, क्या मुख्य कारण है जब एक आदमी को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में वो तब्दील हो जाता है आगे चल के? तो क्या कारण, क्या वजह है इन चीजों की? बिल्कुल, स्ट्रेस जो आपने बताया, एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन लोग देते हैं वो अलग अलग तरह का है। मैं आपको सिंपल सा कह सकता हूं कि एक खिलाड़ी सुबह से लेकर शाम तक मैदान में खेल रहा होता है, धूप में, गर्मी में, पसीने में, प्यास नहीं है, कुछ भी, और उस खेल में उसको आनंद आ रहा होता है। और यही व्यक्ति वो है जो कि ऑफिस के एसी माहौल में बैठा हुआ काम कर रहा है और उसको कुछ काम बोले गए हैं तो वो कहता है मुझे स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस का सिर्फ एक ही चीज होता है कि जिस काम में आपको रुझान है, आप अच्छे से करते हैं, वो आपका पैशन है, उसमें आप हर चीज इंजॉय करते हैं, चाहे धूप आ रही हो, चाहे पसीना आ रहा हो, चाहे गर्मी लग रही हो। लेकिन जो काम आपके पैशन का नहीं है, यानी आपके इंटरेस्ट का नहीं है, स्ट्रेस सिर्फ वहीं पे आएगा। आप जब भी कोई काम कर रहे हो, कहावत है कि जो काम आप कर रहे हैं या तो आप उसे प्यार करें, और अगर आपके पास ऐसा कोई रुझान नहीं है कि हम काम बदल सकते हैं या कोई परेशानी है, तो यकीनन उस काम में आप इंटरेस्ट लेना शुरू करें। और इसका एक छोटा सा सूत्र आपके लिए बहुत आसान होता है, यदि आपको हफ्ते के दिन अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब आपको काम बदल लेना चाहिए। और अगर आपको वीकेंड यानी आपकी छुट्टियों के दिन पसंद नहीं है, तो आपको अपने दोस्त बदल लेने चाहिए, इसलिए आपके पास स्ट्रेस आ रहा होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब ये तमाम बीमारियां आपको अपनी जकड़ में ले लेती हैं कहीं ना कहीं, तो किस तरह से अब आज के समय में मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है? क्योंकि शारीरिक बीमारियों का हमें पता है कि डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, टेस्ट कराने हैं, पर किस तरह से आप लोग बीमारियों को समझते हैं और आप लोग किस तरह से टेस्ट करते हैं, या किस तरह से आप उन लोगों को, उन बीमारियों को डायग्नोस करते हैं? देखिए, एक मानसिक आदमी जो होता है, आमतौर पर आदमी, उसका एक स्वभाव होता है, उसको चेयरफुल रहना होता है, ठीक रहना होता है। जब भी कहीं पे किसी का चुनौती होती है, वो आपसे आंखें चुराता है, आपसे बातें हिचकिचाएगा, ठीक से खुलेगा नहीं, लोगों से कटना शुरू करेगा, जिसको हम लोग सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। वो समाज में नहीं बैठेगा, लोगों के बीच में उठेगा बैठेगा नहीं। तो जब इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, परिवार के साथ बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो हम समझ जाते हैं इसके पास कोई मानसिक चुनौती है। ये भी एक तरह की डिसेबिलिटी है। जो डिसेबिलिटी हमारे पास हाथ नहीं होने पे, पैर नहीं होने पे, आंख नहीं होने पे दिखती है, बट अगर शरीर पूरा दिख रहा है उसके बाद भी अगर कोई चुनौतियां हैं, तो ये यकीनन मानसिक डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है। तो उसमें हम लोग हमेशा उस व्यक्ति को एक आंकते हैं, उसकी बातें समझते हैं, उनके इशारों से हम समझते हैं, उसके शब्द बोलने वाले कि वो जिंदगी के प्रति हैं या जिंदगी से विमुख हैं, किसी काम से जुड़े हुए हैं या निराशावादी हैं, वो ज्यादातर नकारात्मक बातें करता है या सकारात्मक की बात करता है, उसको दिन का मौसम, धूल मिट्टी, ऑफिस, हर चीजें पसंद आ रही हैं या उनमें से उसको कष्ट आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग आपने देखा है जो कि बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन बाकी तो सिर्फ गीले हो रहे होते हैं। तो जो सिर्फ गीले हो रहे हैं, यकीनन उनके साथ कोई मानसिक चुनौती है। तो उस जगह पर हम लोग उनके साथ बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर हमारा एक असेसमेंट होता है जो कि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट अलाइनमेंट करते हैं।
उससे हमें पता चलता है कि उनके पर्पस में, आइडेंटिटी में, बिलीफ में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जिस वजह से ये व्यवहार आ रहा है। व्यवहार कभी भी किसी के लिए परेशानी नहीं है, व्यवहार तो एक सामने रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसका जो जड़ है वो या तो उसकी आइडेंटिटी में है, उसको अपनी पहचान नहीं है, या उसको पर्पस क्लियर नहीं है, तब वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर एक डॉक्टर है, एक पुलिस वाला है, एक एडवोकेट है, वो यकीनन अपने प्रोफेशन में आइडेंटिटी रखता है, उसी के मुताबिक वो अपनी व्यवहार को करता है। अगर उसका व्यवहार उसके प्रोफेशन से या उसकी पहचान से उलट है, यानी उसमें उसके साथ जुड़ाव नहीं है, यानी उस आइडेंटिटी को वो बिलीव नहीं करता है, उस पर विश्वास नहीं है, या उसके मूल्य कमजोर हैं कहीं। जब वो मूल्य सही कर देंगे तो यकीनन उसका व्यवहार भी बदल जाएगा, उसकी काबिलियत भी चेंज हो जाएगी और वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से एग्जामिन करा जाता है, और फिर एग्जामिन करने के बाद जो हमारा तरीका है, हम उसमें खासतौर से ये चीज़ देखते हैं कि कहीं बार भी किसी को दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो भी ये इश्यूज होते हैं वो न्यूरॉन से होते हैं, थॉट प्रोसेस है। सो जो भी आप हरकत करते हैं, सबसे पहला वो उत्पत्ति होती है आपके विचार से। अगर आपने विचार को ही ठीक कर लिया, विचार से ही आपने अलार्म ले लिया कि हाँ ये कुछ गलत होने वाला है, तो आप अपनी हरकतें बदल देते हैं। जिस तरह से हम लोग एक ढाबे में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, तो हम देखते हैं हमारे विचार ज्यादा स्वच्छंद होते हैं, और जब आप मॉल में जाकर एक रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आप देखिए वहां पर एक सभ्यता का परिचय देते हैं। इवन कुर्सी भी आप हिलाएंगे तो आवाज नहीं आएगी, प्लेट भी हिलाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो आपने उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल रखा है। तो आपका न्यूरॉन्स, आपके विचार आपको प्रेरित करते हैं कि आपको यहाँ पर बर्ताव किस तरह का करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आपके पास जब किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और किस तरह से आप उनको ठीक करते हैं, और कितना समय, डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि एक जो मेंटल इलनेस को ठीक करने में अमूमन कितना समय लगता है? कोई भी मेंटल इलनेस हो, सबसे पहले तो उसको डायग्नोस करने में टाइम लगता है। जो भी समय लगेगा उसमें वो सिर्फ डायग्नोस में लगता है। जब एक बार पहचान हो जाती है तब फिर उसको सुलझाने में कोई भी समय नहीं लगता है। और ये जरूरत होता है, हम लोग देखिए जो पेशेंट हैं, जितने भी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे न्यूरोसाइंटिस्ट हो, चाहे हम जैसे पद्धति वाले हों, तो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, जो कि पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट। अगर पेशेंट अपनी तरफ से इन्वॉल्व होता है तो वो काम जल्दी होता है। और हमारे में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें सबसे पहले उस पेशेंट को ये यकीन दिलाना होता है कि यकीनन उसके पास कोई चुनौती है, और जैसे ही उसने स्वीकार लिया कि हाँ मुझे चुनौती है, यानी वो ठीक होने की तरफ अग्रसर हो गया। और अक्सर ये चीजें जो आती हैं वो हमारी हमेशा पुरानी यादों से आती हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, उन घटनाओं का ही असर होता है जो आज हम जी रहे हैं। अगर हम खुश हैं तो यकीनन हमारे पास पुरानी पिछली घटनाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए हम आज खुश हैं। अगर हम दुखी हैं तो यकीनन हमारे पास जो पीछे हमारे पास जो भूतकाल में घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं दुखद हैं, परेशान करने वाली हैं। इस वजह से आज हमारे पास ये इमोशन बढ़ रहा है, और इनको आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। हम लोगों के साथ तुरंत छुटकारा कैसे? अगर कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस में हो और एक लंबे समय से परेशान कर रही हो, तो किस तरह से उस चीज से तुरंत, जैसे आप बता रहे हैं, छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? ये बहुत आसान सी चीजें होती हैं। देखिए हमारा जो परसीव करता है हमारा दिमाग कोई घटनाओं को, वो या तो देख कर लेता है, सुन कर लेता है, या महसूस करके, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। तो हमारे पास कोई भी घटना होती है उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है, या तो हमने देखी होती है, या हमने सुना होता है, या हमने वो महसूस करा होता है। उस घटना को महसूस करा होता है, देखा होता है या सुना होता है, तब हम किसी एक इमोशन पे आते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वक्त जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई भी ऐसी कोई पुरानी घटना है जो अभी आज तक उनको परेशान करती है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी इस वक्त करें तो उनको बड़ा आसान होगा। आपके पास कोई भी घटना जो है वो अभी आप इस वक्त याद कर सकते हैं, वो यकीनन आपके मानसिक पटल पे बहुत पास में होगी, बहुत जुड़ी होगी, और आज ही ताजा ताजा लग रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस घटना को आप मानसिक पटल से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, और उस घटना में यकीनन एक पूरी वीडियो होगी, एक मूवी के फॉर्म में होगी। अगर उसमें कोई रंग है तो महसूस करिए कि सामने टीवी पे चल रही है और आपके हाथ में रिमोट है, और आप उस टीवी से उसके सारे रंग खत्म कर दीजिए। अब आपके सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही होगी, और उसी रिमोट से अब आप उसमें से आवाजें बंद कर दीजिए, यानी अब आप एक साइलेंट मूवी देख रहे हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप एक फ्रेम को वहीं पे रोक दीजिए। आपकी तस्वीर में एक फ्रेम आ गया है, एक पूरी मूवी का एक तस्वीर स्टिल है, और अभी आप इस वक्त देखेंगे कि उस टीवी में कहीं से स्पार्क हुआ और अचानक उस टीवी की स्क्रीन पूरी जल गई है, वो टीवी पूरा जल गया है। अब वहां पर ना कोई मूवी है, ना कोई स्टिल पिक्चर है, ना आवाजें हैं, और सिर्फ बची है एक राख।
और वो राख भी नीचे गिरी है, तो हवा जोर से आई है, वो सारी हवा से राख बह गई है। अब सामने ना ही दीवार पे कुछ टीवी है, ना उससे जुड़ी हुई कोई चीज। अब इसी वक्त आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर जरा बोल के बताइए अभी। जी हाँ, आपका ही अपना बोलिए, यकीनन एक बार फिर से दोहरा दीजिए। और अब आप उस घटना को याद करना चाहेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो घटना अब आपको याद नहीं आ रही होगी, वो आपके मानसिक पटल से हट चुकी है। तो इतना आसान होता है उस घटना को अपने मानसिक पटल से हटा देना। यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जो अभी आपने जो पूरा प्रोसेस बताया, उसमें कहीं ना कहीं पुरानी जो यादें हैं, अगर हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके जो घाव होते हैं या जो उनकी बॉदरेशन होती है वो कहीं ना कहीं हट जाती होगी। हाँ, वो आप जब भी घटना को याद करते हैं, होता क्या है कि हमारे साथ जब अच्छी घटनाएं होती हैं जीवन में, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, लोगों को बताते हैं, इंजॉय करते हैं, हंसते खेलते हैं। तो एक इवेंट घटना शुरू हुई और उसने अंत में मुकाम पा लिया, तो ये होते हैं हमारे फिनिश्ड इश्यूज। लेकिन जब कोई घटना आपको दुख पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, आप या तो किसी को मारें या आप उसको पीटें, उससे बुरा भला कहें या लोगों को बताएं, तो अभी तक आपने कोई भी घटना बोली नहीं है, ना उस व्यक्ति को माफ करा है इवन आपने। तो वो घटना आपके पास अभी भी वही इमोशन देती है जो उसने पहली बार दिया था, क्योंकि आपने उसको सेलिब्रेट तो करा ही नहीं, आपने एंजॉय नहीं करा, तो वो घटना अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो जब भी आप वो घटना याद करते हैं तो उसका अंत आपके पास वहां होता है कि जो इमोशन ट्रिगर करा था उसने, आज फिर वो उसी इमोशन पे लाके खड़ा कर देता है। और हमारा दिमाग हमसे पूछता है आगे क्या, और आगे के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो जो अभी आपने एक्सरसाइज हमारे साथ करी है, उसमें आपने उस पुरानी रुकी हुई घटना को टीवी में देखा, उसकी जो सब मॉनिटरी थी यानी जो विजुअल थे, उसकी आवाजें थी, जो चीजें आप तक असर करती हैं वो हमने खत्म करी, और फिर हमने अंत में उस टीवी को ही खत्म कर दिया। यानी उस घटना को हमने शुरू करा और अंत पे खत्म। अब अगर आज वो बुरी घटना याद कर रहे होंगे तो यकीनन आपको या तो ज्यादा राख ये दिखेगी और या फिर वो पूरी दीवार साफ दिखेगी, तो उससे जुड़ा हुआ इमोशन भी खत्म हो गया। आप इस तरह से सारे काम आसानी से कर सकते हैं, और ये डे टू डे करें तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने ये एक पूरा प्रोसेस आपने कराया, इस प्रोसेस में भी लोगों ने अपने मन में कहीं ना कहीं उस चीज को इमेजिन करके उस चीज को डिस्ट्रॉय किया होगा। मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि जब हम मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, ऐसे में क्यों हम दूसरों को कहने से डरते हैं कि हमें डिप्रेशन है या हमें स्ट्रेस है? क्यों इस बीमारी को लेकर इतने आउटस्पोकन हम नहीं है? क्या वजह है और कितना गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं अगर हम किसी को नहीं बताएं, शेयर नहीं करें, अपने घर में नहीं बताएं, डॉक्टर तक नहीं पहुंचे, तो कितना गंभीर होता है? कोई भी चीज जो हम लोग छुपाते हैं उससे जुड़ा होता है शर्मिंदगी और कलंक। अगर आप देखते हैं कि कोई फिजिकली मोटा है, दुबला है, तो भी वो अपने आप को शरीर दुखाने में बदलता है। मोटा आदमी अपने आप को पतला दिखाना चाहता है, पतला आदमी अपने आप को मोटा दिखाना चाहता है, क्योंकि हमारे समाज में एक आदत है लेबलिंग की। किसी के साथ कुछ व्यवहार होता है तो उसके साथ उसका वो नाम, आइडेंटिटी स्टिक कर दी जाती है। और ऐसा ही हमारे साथ मानसिक में अगर कोई आदमी बात करे तो हम सबसे पहले ये नहीं देखते हैं कि उसको कोई चुनौती आ रही होगी, हम सबसे पहले उसके साथ नाम के आगे एक लगाते हैं, कोई पागल तो नहीं है ये पागलपन वाली हरकत तो नहीं कर रहा। सबसे खतरा हमें यह होता है कि क्या हम समाज से दूर हो जाएंगे, क्या हमारे अपने लोग हमसे दूर हो जाएंगे, जैसा कि अभी एक खतरा आया था कोरोना के साथ। क्योंकि कोरोना में कोई भी व्यक्ति जो मरा है वो इस डर से मरा है कि उसे लगता था कि अब वो समाज से, परिवार से बाइकआउट हो जाएगा। तो वो कलंक, शर्मिंदगी हमें दबाती है अपनी बात किसी और से कहने से। आप देखेंगे जिन लोगों के अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं या जॉइंट फैमिली है, वहां पर वो अपनी बातें खुल के कह पाते हैं, क्योंकि वहां पर कलंक या शर्मिंदगी जैसी चीजें नहीं आती। लेकिन जो लोग प्रोफेशन में हैं, यकीनन वो आज ये बातें किसी से नहीं कह पाते, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि जैसे ही मैंने ये बात बोली वो मेरे नाम के आगे या तो पागल लगा देंगे या वो कहेंगे कि मेंटली अनस्टेबल है, यानी ये समाज से एक अलग है, ऑड मैन आउट। तो हमें जब इस तरह का व्यवहार लोगों से मिले तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम भीड़ से, समाज से थोड़ा अलग महसूस हो। और प्लस जिस तरह का बर्ताव हमारे साथ समाज करता है एक मानसिक रोगी के साथ, वो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि उसको हमेशा एक ही चीज चाहिए होती है मानसिक रोगी को, वो होता है उसका अटेंशन। अगर आपने किसी मानसिक रोगी की बात सुन ली, उसकी आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो अभी तक अपनी बात कह नहीं पा रहा था, इसलिए वो परेशान है। और मैक्सिमम लोग रो नहीं पाते, अपने इमोशन को जाहिर नहीं कर पाते,
इसलिए एक थेरेपी होती है जिसको कैथारसिस कहते हैं, जिसमें अगर व्यक्ति कोई आघात से जूझा है, अगर वो रो दे तो यानी वो आघात का असर खत्म हो जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि इमोशन जागा तो है, लेकिन इमोशन वो निकाल नहीं पाया, तो आज तक उसके पास वो इमोशन रखा हुआ। तो अगर वो अपना इमोशन कह देता है, बोल देता है, जाहिर कर देता है, तो यकीनन वो घटना उसके पास से खत्म हो जाती है। तो ये जागरूकता चाहिए हमारे समाज को कि जिस तरह से हम लोग आज खुश होकर के जिम जाते हैं और 4 दोस्तों को बताते हैं, फेसबुक स्टेटस डालते हैं, सोशल साइट्स, मैं जिम में हूं, तो कितना प्राउड होता है बताते हुए कि हम जिम जा रहे हैं। यानी जिम जाने का जरूरत आपको तब हुई ना जब आपके शरीर में कोई कमी है, यानी आप शरीर को बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप उतनी खुशी से बोलें कि आज मैं किसी काउंसलर के पास जा रहा हूं, आज मैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहा हूं कि मुझे कुछ चैलेंज या चुनौतियां आ रही थी। और यकीनन आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन एज है हमारे पास, आप देखेंगे इतनी सूचनाएं आ रही हैं जो कि डिलीट, डिस्टॉर्ट, तोड़ी मरोड़ी सी, अजीब सी आ रही हैं। तो हम लोग खुद ही इन जंजालों में फंसे हुए हैं कि हमें हर वक्त एक काउंसलर की जरूरत है। और ये चीज अच्छी है कुछ पाश्चात्य देशों में, वहां पर काउंसलर के पास आपका होना जाना, वीकली अपॉइंटमेंट मस्ट है, क्योंकि वो अपने आप को अब चाहते हैं कि हाँ हमें काउंसलर की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारत में मानसिक जो रोगी है या मानसिक बीमारियों को लेकर अवेयरनेस की कमी है एज कंपेयर टू जो हमें शारीरिक बीमारियां होती है, चुनौतियां होती हैं? बहुत जरूरत है। और यहाँ पर चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है, किसी पुरुष को अगर हो मानसिक बीमारी तो यकीनन हम लोग कहते हैं हाँ कोई दिक्कत है, वो परिवार में भी रहता है। लेकिन अगर कहीं किसी महिला के साथ ये बात निकल आई जरा सी भी, तो आप मानेंगे हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है जिनको कि परिवार से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, या कहीं सड़क में भेज देंगे, या कहीं दूसरे शहर भेज दिया जाता है। तो जरूरत है यहाँ पर समझने की कि हाँ चुनौतियां हो सकती हैं। और महिलाओं का क्षेत्र आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा प्रेशर से भरा हुआ है कि उनको तो ये चीजें चुनौती आएंगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर अपनी जिंदगी छोड़ करके बाकी सबकी जिंदगी जी रही होती। लॉकडाउन में शायद सारे प्रोफेशनल लोगों को आराम मिला है, सिर्फ महिलाओं को छोड़ करके, क्योंकि उनके काम आप जी वही थे जो लॉकडाउन से पहले थे। हाँ बड़े जरूर होंगे, चाहे लोग आ गए हैं, प्लस ये चुनौती भी आ गई कि सबको संभाल के भी रखना है, सुरक्षित भी रखना है। तो हमारे यहाँ पे यकीनन महिलाओं में ये जागरूकता की बहुत जरूरत है। और अगर एक महिला किसी को मदद कर दे तो यकीनन वो आगे और फायदा करेगी, और आगे एक चेन बन जाएगा कि हाँ सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह का कोई एक ड्राइव चले, कोई इस तरह की चीज चले कि लोग हैशटैग या इस तरह का लगाएं और बोलें यस आई नीड अ काउंसलर। अगर आप अभी पीछे देखेंगे तो एक मी टू कैंपेन चला और वो लोग जागरूक होकर बाहर आए, अपनी उन्होंने बात बोली और उनको समाज से न्याय भी मिला। हमारी न्याय व्यवस्था भी आजकल बहुत अच्छी हो गई है कि कोई भी पीड़ित होता है तो उसकी मदद के लिए लोग आते हैं बाहर। तो इसलिए जरूरी है कि आज की तारीख में बाहर आए। और आज के युवा को मैं बोलना चाहूंगा कि आपके माध्यम से भी कि अगर उनके पास कोई चुनौती है तो यकीनन आप एक ना एक साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आगे बढ़ें। और माँ बाप से हमेशा मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर वो ये सोचते हैं कि बच्चे के पास चुनौतियां कम हैं, तो ऐसा नहीं है। जितनी चुनौतियां उनके पास हैं उतनी ही चुनौतियां उनके बच्चों के पास भी हैं। अगर उनको ये चाहिए कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिज्म का विजिटिंग कार्ड या नंबर वो अपने बच्चों को जरूर दें कि बेटा अगर कोई चुनौती आए और तुम्हें लगे कि तुम हमसे नहीं शेयर कर सकते हो तो एटलीस्ट यहाँ से मदद ले सकते हो। तो ऐसा होने से आगे आने वाले समय में हम लोगों के पास जितने भी नई युवा प्रतिभाएं, IIT के जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, IIM के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं हमारे देश को कितना नुकसान हो रहा होगा। अगर IIT का MTech करने वाला बच्चा अपनी सुसाइड करता है, जो कि अब 1 साल बाद वो देश की धरोहर होने वाला था, देश की संपत्ति बनने वाला था, और न जाने देश के हित में वो क्या करता, ऐसे लोगों से हमें हाथ धोना बोला है। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास परिवार और जागरूकता का एक सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानेंगे कि परिवार में क्या करना चाहिए, किस तरह का माहौल हमें घर में बनाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित ना हो। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि क्या जेनेटिकली भी मेंटल इलनेस पास ऑन होती है? क्या हम मानसिक जो रोग होते हैं क्या ये हमें भी हमारे पूर्वजों से मिलते हैं? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि जो हमारे पास डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उसमें से 5% बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमें जेनेटिकली मिलती हैं। और यकीनन मेडिकल साइंस भी ये देख चीज रखता है कि हमारे पास चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, या हार्ट की कोई डिजीज हो, इवन कैंसर, ये हमारे अगर किसी पूर्वज में हुआ है तो वो DNA हमारे आगे आगे जनरेशन तक पास ऑन होता रहता है। और जैसी जैसी सिचुएशंस वो जनरेशन वाला व्यक्ति फेस करेगा उसके अंदर वो DNA अपना जोर मारेगा और वो बीमारी उसके अंदर पैदा हो जाएगी।
इवन किसी ने अगर हमारे परिवार में, खानदान में, पुराने पूर्वजों में किसी ने कभी सुसाइड भी करा होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि वो डीएनए का वो मैसेज आज की जनरेशन के पास भी पास ऑन आ रहा होगा और उसके पास सुसाइड करने का एक जल्दी ऑप्शन आएगा, बजाय उसके कि जिसके यहाँ पे किसी ने सुसाइड नहीं करा हो। तो आज भी हम लोग प्रोग्रामिंग करके, अपने री इम्प्रिंट्स करके, अपने पुराने इम्प्रिंट्स को बदल करके हमारे अपने डीएनए के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। और अगर हमने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया तो यकीनन जो बीमारी हमने ठीक कर ली वो हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी ठीक होंगी। जो हम आजकल वैक्सीन्स लगा रहे हैं वो उसका काम ही यही होता है कि हमारे डीएनए में जो भी बीमारियां हैं उनको वो ठीक करे, उनको पैदा होने से रोके। तो अगर हमने ही हील कर लिया अपनी बॉडी में, वो दोबारा पैदा ही नहीं होंगी, अकर नहीं होंगी, तो आगे भी चीज, जैसे हमारी पोलियो ड्राइव चली है, यानी अगर हम पोलियोग्रस्त नहीं है तो वो हमारे आने वाले वंश में भी आगे पास ऑन नहीं होगा। तो ऐसा अगर करके हम अपना खुद को माइंड प्रोग्राम करके अपनी बॉडी के डीएनए को, सेल्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने आप को स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रीप्रोग्रामिंग तो कहीं ना कहीं आप जैसे मानसिक रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, लेकिन अगर घरों की बात की जाए डॉक्टर साहब, तो किस तरह का माहौल घरों में होना चाहिए जिससे जो हमारी आगे की जनरेशन है, बच्चे हैं, उन तक ये चीजें ना आए और मानसिक रोग से कहीं ना कहीं वो दूर रह सके? हाँ, घर के लिए ये होता है कि सर कि जो हम लोग ऑफिस में जाते हैं कभी, तो हम लोग के हर एक ऑफिस की गाइडलाइंस होती हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं और हम उन कानूनों को पालन करते हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि हमारा घर क्या एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्या वहां पर हमारे नियम नहीं होने चाहिए? यकीनन होने चाहिए। हमारे घर में एक हाउस रूल्स होने चाहिए। वो रूल्स आप लोग सेट करें, पेरेंट्स बैठकर सेट करें, और वो ऐसे सेट होने चाहिए जिसमें से किसी को बर्डन ना लगे, हाँ, और आगे बढ़ने को प्रेरित करें। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि माँ बाप अगर आपस में आप कह के बात करें तो बच्चा कभी भी तुम नहीं आएगा, वो हमेशा आप ही कह के बात करेगा। और आप कहने का प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, जो मैंने अपने परिवार में भी लागू कर रखी है, कि जब कभी भी कोई नाराज होने लगे तो सबसे पहले देखिएगा वो दूसरे की पहचान, दूसरे के सम्मान को खोता है, वो आपसे तुम पे आएगा। तो जैसे ही तुम बोले आपको वही पैगाम मिलता है कि यहां कोई बात गलत होने वाली है, और हो सकता है कि आप आगे आने वाले कुछ अपशब्द बोलने वाले हों या कुछ गलत हरकत करने वाले हों, तो आप वहीं पे रोक सकते हैं। हमें एक अलार्म मिलता है कि हाँ, हमने कुछ गलत करा। हम चाहते हैं कि बच्चे सारे ठीक हों, माँ बाप कहते हैं जी हम ठीक हैं, नहीं, बच्चे हमेशा मिमिक करते हैं, बच्चे आपका आदर्श लेते हैं, उनके लिए गाइडलाइन आप रखेंगे वो फॉलो करें, नहीं, वो ये देखते हैं कि घर में हमारा माहौल क्या हो रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर माँ बाप उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बच्चे भी कहते हैं हाँ, ये गाइडलाइन हमें फॉलो करनी होती है। वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को ये नियम करना है और बड़ों को ये नियम करना है, वो गलत है। देखिए, दिन के 24 घंटे माँ बाप के पास भी हैं, दिन के 24 घंटे बच्चे के पास भी हैं। आप अपना टाइम मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ पार्टी में, घूमने में काट लेते हैं। बच्चों का क्या, काटना तो उनको भी 24 घंटे ही है। तो यकीनन उनके साथ आपका समय चाहिए, क्वालिटी टाइम। हमेशा वो नहीं होना चाहिए कि टीवी चल रहा है, बाकी सारे लोग अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं, वो एक साथ नहीं होता। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूं कि दिन में एक टाइम, एटलीस्ट डिनर, वो आप लोग एक साथ करें। और जब आप डिनर टेबल पर बैठे हो उस वक्त टीवी ना चल रहा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसी से भी, तो कोई ये नहीं बता सकेगा उसने कल रात में क्या खाना खाया था, क्योंकि हम देख रहे होते हैं टीवी के प्रोग्राम्स या मोबाइल में मूवी, उसके साथ हम खाना सिर्फ खत्म कर रहे होते हैं, खा नहीं रहे होते हैं, खत्म कर रहे हैं। तो जिस इमोशन में आप वो टीवी देख रहे होंगे या सीरियल देख रहे होंगे या मूवी देख रहे होंगे, उसी इमोशन के अकॉर्डिंग आप खाते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट कार्टून देख रहे हैं तो हंसते हुए खाएंगे, और अगर आप इमोशन या एग्रेसिव मूवी देख रहे हैं, एक्शन मूवी देख रहे हैं, तो उसी गुस्से के साथ खाना खाएंगे। तो जो आप खाना जिस इमोशन के साथ खा रहे हैं, आपकी बॉडी में वही इंजेक्ट हो रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस वक्त टीवी ना चलाएं, आप दूसरी मूवीज ना देखें, वो डाइनिंग टाइम में आप एक दूसरे के साथ बात करें, दिन भर की बातें करें, अच्छी बातें करें। और खाना हम सबसे पहले आंखों से खाते हैं, आप आंखों से देखें खाने को, स्मेल लें, महसूस करें और खाएं। यकीनन वो खाना आपके शरीर में अच्छा लगेगा। क्योंकि हम मीडिया की तरफ जाते हैं, हम जब फास्ट फूड का देखते हैं कोई ऐड, तो हम जा करके उसकी फोटो खींच करके लोगों तक शेयर करते हैं कि आज हमने ये खाया, लेकिन उसका टेस्ट अगर पूछूं तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने उस मकसद से नहीं खाया था, आपने खाया था पब्लिसिटी के हिसाब से। तो ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन का एक समय जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के साथ खाना खाएं और उनसे बातें करें दिन भर की। आपका बच्चा कभी भी आपके साथ मोबाइल नहीं मांगेगा,
ना ही वो किसी और चीज़ों पे ध्यान देगा, क्योंकि उसको आपके साथ समय मिल रहा है। क्योंकि उसको समय चाहिए, तो आप क्या करते हैं, घर पहुंचते ही मोबाइल लो बेटा मेरी जान छोड़ो। इसको हम लोग गिल्ट मनी कहते हैं। यानी एक तरह से कह लीजिए कि माँ बाप बच्चे से माफी मांग रहे हैं कि बेटा हमें माफ करना, हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, इसलिए हमें माफी देते हुए तो हमारा मोबाइल लेकर के इस्तेमाल करो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कहीं ना कहीं चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं, और शायद अगर घर का माहौल ही अच्छा रहे तो डिस्ट्रैक्शन जो दिमागी होता है वो कम से कम हो सकेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपनी जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको मजबूत रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।